आ गए वो शाहकार जिनका था इंतजार। पाकिस्तान ने आखिरकार 3.5 साल के बाद अपनी होम सॉइल पे टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने अपने रिवायती हरीफ इंग्लैंड को बुरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर सीरीज हराई है और इसका सहरा जाता है हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स, हार्डकोर प्लेयर्स साजिद, नुमान और कामरान गुलाम के सर पे। देखिए, बड़े अरसे से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको आपने मौका देना है एंड हु कैन डज द जॉब। लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी, हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा था और हमें यही कह दिया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं। आज जब उस टैलेंट को मौका मिला है, वो टैलेंट ना सिर्फ आया है, उसने पूरी पाकिस्तान की टीम के अंदर जान मार दी है। पहले बात करते हैं हम नुमान की। नुमान एक इस तरह के बॉलर है कि बड़े ज़बरदस्त वेरिएशन के साथ वो बॉल करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनका डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अंदर आए, उनको उस तरह मौके नहीं मिले जिस तरह उन्हें मिलने चाहिए थे। उनकी इंडक्शन भी जो हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वो बड़ी लेट हुई है और उसके बाद जब वो परफॉर्मेंसेस दे रहे थे तो पिछले लोग ये कहने लगे कि इसकी उम्र हो गई है, ये कह के उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वापस आए हैं, आते साथ ही पाकिस्तान की डूबी हुई नैया को उन्होंने पार लगाने में अहम रोल, अहम किरदार जो है अदा किया है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और दूसरी तरफ आप देखिए साजिद खान, वॉरियर है, ट्रू वॉरियर है, अग्रेशन के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है इन 2 मैचेस के अंदर, जो कि बहुत मिसिंग था। पाकिस्तान बिल्कुल भीगी बिल्ली बना हुआ था पिछले 3.5 सालों से, उसको समझ नहीं लग रही थी कि करना क्या है। साजिद खान ने आके टीम के अंदर वो एनर्जी, वो जान भरी है कि पूरी पाकिस्तान की टीम खड़ी हो गई है, पूरी पाकिस्तान की टीम फाइट करती हुई नजर आई है। यही होता है कि जब आप नए प्लेयर्स को लेके आते हैं, इंडक्ट करते हैं, जिन्होंने रगड़ा खाया होता है डोमेस्टिक के अंदर, वो आके आपकी टीम के अंदर जान डालते हैं, एक नई एनर्जी, एक नई वाइब लेके आते हैं। और हमने ये 12 सालों साल देखा है और अब आप देखिए एक दफा फिर हमें इसका सबूत मिला कि पाकिस्तान टीम ने जैसे ही अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को खिलाया, ना सिर्फ उन्होंने मैच जितवाया, उन्होंने सीरीज जितवाई। तो साजिद खान जिस तरह कल के मैच में भी ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर की तो उनकी अभी बात करते हैं, पहले उनकी बात करते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट बैटिंग की है कल के दिन में नुमान ने और साजिद ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे जहां पाकिस्तान के बल्लेबाज पाकिस्तान को बीच राह पर छोड़ के चले गए। मेन बल्लेबाज जिस तरह आसान कंडीशन में रिजवान आउट हुए, उसके बाद सलमान अली आगा आउट हुए, पहले 3 बैट्समैन हमारे आउट हो गए थे, शान मसूद उसके बाद आउट हुए, उसके बाद सऊद शकील के साथ नैया संभाली नुमान ने जबरदस्त इनिंग खेली, उस टाइम पे जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंग्लैंड को वहां पे उन्होंने, जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि इंग्लैंड 60 से 70 रन की लीड लेने में कामयाब हो जाएगा, वो ऐसा नहीं कर पाया। किसकी बदौलत? नुमान की बदौलत। तो ना सिर्फ नुमान ने बॉलिंग में अपना काम करके दिया है, उसने बैटिंग में भी पाकिस्तान को पार लगाया नुमान और साजिद खान की बदौलत। अब आप देखिए साजिद खान, हाँ ये वॉरियर है। इस तरह के प्लेयर आपको चाहिए कि वो खूनम खून हुआ है। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं हमारे कि जो एसीओ से निकलने की जिनकी आदत नहीं बन गई, जिनको आराम दे एसी चाहिए हर टाइम पे, थोड़ी सी पिद्दी लगती है तो ग्राउंड के अंदर पिकनिक मना रहे होते हैं, वाटर में लेट जाते हैं, ठीक है, उनको बेड और गद्दे की जरूरत पड़ जाती है। और दूसरी तरफ ये हार्डकोर प्लेयर्स हैं जिन्होंने रगड़ा खाया हुआ है डोमेस्टिक का, परफॉर्मेंस करके भी जो लोग बाहर होते हैं लेकिन वो जान नहीं छोड़ते, वो कमिटमेंट नहीं छोड़ते, वो खेलते रहते हैं, ज्यादतियों के बावजूद भी अल्लाह से दुआ करते हैं और खेलते हैं। वो लोगों को फिर जब चांस मिलता है तो वो इसी तरह की चीजें करते हैं, कैरेक्टर शो करते हैं कि खून उनका पूरी शर्ट पे खून पे भरा हुआ है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर ही शर्ट चेंज की और दोबारा से बैटिंग करने गए। तो ये कैरेक्टर होते हैं, ये लोग चाहिए जो मुल्क के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हो, ना कि अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए ग्रुपिंग करके एजेंट के थ्रू पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे। पाकिस्तान लीड लेने में कामयाब हुआ, एक हैवी लीड लेने में कामयाब हुआ, जो इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये वो ऐसा 1.5 घंटा था जो इन 2 बैट्समैनों के साथ या बॉलर्स के जिन्होंने बैटिंग की, उन्होंने इंग्लैंड को बैकफुट पे ढकेल दिया, फ्रस्ट्रेट किया। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब
टेल आके बाकी सारे बैट्समैन आउट हो गए हो, स्पिन हो रहा हो, टर्न हो रहा हो, तो वहां पे टेल आके जब परफॉर्मेंस करती है तो बेन स्टोक और इंग्लिश टीम जो कैंप था वो बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा था, एंड देव गॉट नोबडी टू ब्लेम। कुछ बेन स्टोक्स की जो अपनी कप्तानी है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले बिल्कुल तारीफ के मुस्तहिक हैं ये प्लेयर्स, और पाकिस्तान की तारीफ करना इस टाइम बनती है क्योंकि 3.5 साल के बाद पाकिस्तान को इस तरह के प्लेयर्स मिले हैं। पाकिस्तान ने वो जो मिथ थी वो तोड़ी है कि हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, वो जैसे मिथ टूटी तो आप देखिए उन्होंने आके परफॉर्मेंस की। और जितनी तारीफ की जाए इन दोनों प्लेयर्स की, बिकॉज आसान नहीं होता, इनमें से कुछ प्लेयर्स को तो आप वहां खिलाते भी नहीं डोमेस्टिक के अंदर। साजिद खान को तो आज तक पूरे मौके भी नहीं मिलते हैं डोमेस्टिक के अंदर, उनको तो लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करने लग गए थे आपके कोचेस सारे। तो इस तरह की सिचुएशन में आके पाकिस्तान को उन्होंने मैच जितवाया। इट शोज कि उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल जो है, सेल्फ बिलीव जो है वो बहुत ऊपर है, और जिस एग्रेशन से वो क्रिकेट खेले हैं, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान टीम को जितवाया, वो जो अवाम है जो रूठी हुई थी, जिन्होंने क्रिकेट देखना बंद कर दी थी, इनकी वजह से, ऐसे कैरेक्टर्स की वजह से वो इंटरेस्ट दोबारा डेवलप होगा। उसके बाद कामरान गुलाम, देखिए पाकिस्तान के जब कामरान गुलाम को टीम के अंदर लाया गया तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि वो बाबर आजम की जगह आए थे, नंबर 4 पे खेल रहे थे, और बाबर आजम हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, और पास्ट में उनकी डिफरेंट फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंसेस रही हुई हैं, तो लोग उनको बाहर निकालने के लिए राजी भी नहीं थे। और जब उनको बाहर निकाला गया तो शान मसूद भी इस बात पे एग्री नहीं थे, जेसन गिलिस्पी भी इस बात पे एग्री नहीं थे। क्रेडिट यहाँ जाता है सोली आकिब जावेद को और अजहर अली को, जिन्होंने बाबर आजम को जो है ना बड़े सही, जो आई थिंक राइट डिसीजन लिया, साइड पे करके कामरान गुलाम को लेके आए। तो आप जो मेरी बात ये सुन रहे हैं, अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि एक बच्चा जो डोमेस्टिक में अपना चांस ढूंढ रहा है, उसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक का मटेरियल ही नहीं है या इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, ये खेल ही नहीं सकता, और उसको जब चांस भी मिलने लगे, वो एक ऐसे प्लेयर की जगह मिल जाए जो खुद कप्तान हो, तो कितना प्रेशर होगा। उस प्रेशर में आके पहली ही इनिंग में वो सेंचुरी करता है, ये छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। एक तरफ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको सिर्फ आप रेपुटेशन पे, मीडिया हाइप पे 25-25 चांस देते हैं, एक तरफ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप इस प्रेशर में लेके आते हैं और वो आके पहले ही मैच में सेंचुरी कर देते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताइए, ऐसे प्लेयर्स को क्या कहा जाएगा? ऐसे प्लेयर्स को प्योर गोल्ड कहा जाएगा। ऐसे प्लेयर्स को संभाल के रखना है, ऐसे प्लेयर्स को चांसेस देने हैं, ना कि उन प्लेयर्स को चांसेस देने हैं जो कि सिर्फ रेप्यूट पे 25-25 मैच खेलेंगे और जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस भी नहीं की हो। तो आप जब चांसेस देते हैं वो ऐसे प्लेयर्स को देते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आके पहले परफॉर्मेंसेस कर दे, उसके बाद अगर कुछ फेलियर्स आ जाएं, आ भी जाएं, तो आप उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक हद तक ही करते हैं। तो यहाँ पे कामरान गुलाम ने जो इनिंग खेली, वो कॉन्फिडेंस जड़ दिया पाकिस्तान की टीम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो, उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान ने स्कोर पे इतने बोर्ड पे स्कोर लगाए जिसकी वजह से वो मैच जीता। उसके अंदर भी बॉलिंग में साजिद, पिछले मैच के अंदर भी साजिद और नुमान ने ही जादू चलाया, और इस मैच के अंदर भी दोनों ने कंबाइंड 39 विकेट्स ली, 39 विकेट्स ली। और जिनके बारे में हमारे कोच, जो असिस्टेंट कोच हैं, वो बैठे ये कह रहे हैं कि हम स्पिन ट्रैक इसलिए नहीं बनाते हैं कि पाकिस्तान के पास इस तरह के स्पिनर्स नहीं है जो कि 20 आउट मैच में कर सकें। तो उनसे पूछना ये था कि ये दमिश्क से तो नहीं आए स्पिनर जी, ये कहां से आए हैं, ये कौन सी दुनिया में खेल रहे हैं? ये हमारी डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, ये यहीं से आए हैं यार। आप लोग क्यों कभी आके ये कहते हैं कि हमारे पास औजार नहीं है? क्यों आप ये कहते हैं कि आप लोगों के पास प्लेयर नहीं है, 20 आउट करने वाले स्पिन बॉलर्स नहीं है? कितना दिल टूटता होगा इन प्लेयर्स का। आपने कभी ये सोचा कि आप बयान तो आके दे देते हैं, आके कैजुअली आप बोल के चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जब ये बयान इस तरह के प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक के सुनते हैं, आपको पता है इनके दिलों पे क्या गुजरती है। और फिर मुझे ये बताइए कि जैसे ही आकिब जावेद ने आके स्पिन ट्रैक बनाए, स्पिनर्स लेके आए, रिजल्ट्स आए, तो हमारे पिछले 4 साल से या 3.5-4 साल से जो लोग करते धरते थे, जो ये पिचे बना रहे थे फ्लैट, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ये बताइए। अब आके जब ये, और वो ये भी कहते थे कि यार हमारे मुल्क में तो ये पिंडी के अंदर तो स्पिन ट्रैक बन ही नहीं सकता, हमारे पास तो उस तरह की मट्टी नहीं है कि जहां पे हम टर्निंग ट्रैक बना दें। तो ये जो टर्निंग ट्रैक बने हैं, ये किस तरह बने हैं? ये कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं बने हैं, ये तो पाकिस्तान में बने हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग आपको,
ये लोग मिल के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहे हैं। ये लोग ग्रुपिंग और सेटिंग्स में शामिल थे। पीसीबी में भी जो हाई पोजीशंस में बैठ के ये चीजें करते रहे वो भी शामिल थे, जिनको दुनिया नजर आना बंद हो गई, ठीक है, कुछ आध प्लेयर्स के आगे। और प्लेयर्स की तो हमने बारहा बात की है कि 7-8 प्लेयर्स का ग्रुप था जिन्होंने ये मिथ फैला दी थी कि हम ही हैं। उन अपने एजेंट्स के थ्रू एक मिथ फैला दी थी पूरे पाकिस्तान पे, सोशल मीडिया पे, कि पाकिस्तान के पीछे कुछ नहीं है, जो भी हैं, हम ही खेलेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही हारेंगे। लेकिन ये बात गलत प्रूव हो गई। तो वो लोग अब जिम्मेदार हैं। अब पूरी दुनिया के आगे, पूरी दुनिया ने सब चीजें देख ली हैं, सबके किरदार पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के चीख चीख के बोलते रहे हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स खिलाओ, ग्रुपिंग तोड़ो, ये सब गलत कर रहे हैं, वो बात ज्यादा देर नहीं लगी, आपने पहली ही सीरीज में साबित कर दी हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स ने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नुमान का, साजिद खान का, कामरान गुलाम का, कि जिन्होंने हमारी बात रखी, उन्होंने परफॉर्मेंस की, डोमेस्टिक के प्लेयर्स आए, उन्होंने परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, और ये हमारी बात को सच साबित करता है। लेकिन अगर ये ऐसा करने में नाकाम भी हो जाते तो क्या हम गलत थे? नहीं, हम गलत कभी भी नहीं थे, क्योंकि यही राइट वे है। इन लोगों को, ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर थे। आपने देख लिया कि पाकिस्तान को किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने पागल बना के रखा है। जैसे ही हम नए प्लेयर्स लेके आए, आपके सामने रिजल्ट्स हैं। तो वो लोग जो अब कहते थे कि औजार नहीं है, उनका क्या करना है? या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को जो मशवरे देते रहे हैं कि हमारे पास पीछे कुछ है नहीं, क्या चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन साहब तो खुद यहाँ पे थे नहीं, खुद तो ये उनकी फील्ड भी नहीं है, उनको ऑब्वियसली कोई ना कोई गाइड कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट का उनको इतना पता नहीं है। तो क्या चेयरमैन साहब जो हैं उन लोगों को मंजरे आम पे लेके आएंगे जो लोग ये इस तरह गलत गाइड करते रहे उनको? क्या किसी एक को इस तरह का निशाने इबरत की तरफ लेके आएंगे, सैक करेंगे कि हाँ यार ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे ये सारी बातें कही थी, ये 3-4 लोग हैं जो कहते थे कि हमारे पास डोमेस्टिक में औजार नहीं है और इसलिए मैंने आके बयान दिया और मेरे पीछे जैसे ही। तो आपका एक ख्याल है सर, अब ये डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की है तो ये तो आपके बयान की नफी हुई है बेसिकली। लोग तो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप तो कहते थे कि डोमेस्टिक में प्लेयर कोई नहीं है, तो वो तो डोमेस्टिक में आके प्लेयर्स ना सिर्फ आए, उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पे बात ना करें तो आप उन लोगों को सामने लेके आए जो आपको ये गलत मशवरे देते रहे हैं। हम आपको चीख चीख के बोल के मर गए हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा है, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हम मुल्क के साथ मुखलिस हैं। तो आपको समझ नहीं आ रही कि आपने इतनी देर कर दी चीजों की। तो खैर देर आए दुरुस्त है, लेकिन वी वुड वांट फ्रॉम यू कि आप जो है ये लोगों को मंजरे आम पे लेके आए, इनको सैक करें जो ये चीजें कर रहे हैं। अगर बाकी पाकिस्तान के लिए आप भला करना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको ऐसे लोग रहेंगे जो रॉन्ग वे पे आए हुए हैं, जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है, उन लोगों को मंजरे आम पे लाए, फारिग करें आप उन्हें। और दूसरा, आपने आके एक चीज आपने बेहतर की है, अब आगे से आगे बढ़ते रहे। आप आकिब जावेद को लेके आए, आकिब जावेद ने ये स्पिन ट्रैक बनाए हैं, 2-3 स्पिनर लेके आए, बड़ी अच्छी बात है। ये चीजें अब यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया टूर की कि कि यही टीम जाए या जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको बिल्कुल बाहर रख दिया जाए। आई डोंट एग्री विद इट है। देखिए, बाबर आजम की बड़ी ज्यादा परफॉर्मेंसेस हैं ओडीआई क्रिकेट में, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप T20 के अंदर उनके स्ट्राइक रेट पे लेके या उनकी अप्रोच पे लेके बात कर सकते हैं कि वो दुनिया से पीछे रह गए हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो हमने देख ही लिया कि उनकी परफॉर्मेंस बिलो पार हो गई है। ठीक है, उनकी 18 इनिंगों में एक भी 50 नहीं है, और जो उनकी जगह है उसने परफॉर्मेंस की। लेकिन क्या हम अब उनको ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रॉप करने जा रहे हैं ओडीआई से? ऐसा नहीं हो सकता। आप बाबर आजम को ओडीआई से ड्रॉप नहीं कर सकते। उसकी ओडीआई में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है कि जो वो बड़े कमांड के साथ खेलते हैं, एट ईज खेलते हैं, जो कि नेचुरली उनमें आता है। तो वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं, सुनने में आ रही है कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है ओडीआई से, बिल्कुल भी ऐसा ना करिएगा, ये बैकफायर होगा डिसीजन। एक्सपीरियंस है उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो पहले जाके खेल भी हुए हैं। और आप इसी तरह करते हैं कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, आप उनको जो थोड़ी सी टफ सीरीज होती हैं, आप उनको वहां पे घुसाते हैं, और जो थोड़ी आसान सीरीज होती है वो आप यंगस्टर्स को देते हैं। होम सीरीज हो गई, नेपाल हो गई, बांग्लादेश हो गई, कि नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम, लेकिन जब आपने टीम डेवलप करनी होती है ना, आप इसी तरीके से चलते हैं। तो आपने ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को ओडीआई में ड्रॉप करने की ये गलती मत कीजिएगा, आपको बैकफायर पड़ेगी। हाँ, T20 में आप जो डिसीजन लेना चाहिए आप लीजिए, टेस्ट में आप जो डिसीजन लेना चाहिए आप लीजिए, लेकिन ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है कि बाबर आजम उसमें बनते हैं और उनको होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्पेशली
ऑस्ट्रेलियन सीरीज में। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होना चाहिए कि नहीं। देखिए, मेरा मानना इस पे यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है कि जो बॉलर्स को हीरो भी बना देती है और जीरो भी बना देती है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पे मीडियम पेसर का कोई काम नहीं है। वहां पे आपके पास पेस होनी चाहिए, एक्सट्रीम पेस होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो जो बॉलर्स आपके पास 145 प्लस वाले हैं, आप सबको लेके जाइए। और ये देखिए, हमारे पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है इस तरह की। अगर आप पास की परफॉर्मेंसेस उठा के उस पर सिलेक्शन करेंगे तो फिर पीछे रह कोई नहीं जाएगा, सारे मीडियम पेसर रह जाएंगे। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली कहानी है। अभी आप लोग काम करना स्टार्ट कीजिए, ढूंढिए कोई फास्ट बॉलर उस तरह के आपको मिले, उन पे काम करें। प्रेपरेशन पीछे आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां हो रही हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपने जो आपके तेज बॉलर है, चाहे उसमें हसनैन है, हसनैन ने अभी पीछे रिसेंटली परफॉर्मेंस भी बड़ी तगड़ी की है। हमारे कोच से जो जब ये टीम में थे हसनैन, उसको सिर्फ उसने नेट बॉलर बना के रख दिया और नेट पे उसको जो है ना 10-10 ओवर करा के ग्राउंड के चक्कर लगा के उसको इंजर्ड ही करा दिया। और इंजर्ड करा के पीसीबी ने भी उसको यूं ही तनहा छोड़ दिया और वो अपना इलाज खुद करके आया और आके अभी बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान कप, जो धोखा कप हम जिसको कहते हैं, उसका बना है। तो आपने हसनैन को इंडल्ज करना है। हारिस रऊफ को बिग बैश का एक्सपीरियंस है। हारिस रऊफ तेज बॉलिंग करते हैं। हारिस रऊफ की भी अपनी परफॉर्मेंसेस ऑफ है, लेकिन क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट उस तरह से अभी है नहीं और वो कंट्री में एक वाहिद बॉलर है जो सबसे तेज बॉलिंग करते हैं, तो आपको उनके साथ जाना है। आपने हारिस रऊफ को बैक करना है। शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम में होना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी इंजरी से एक दफा देख लीजिए। आपकी जवेद साहब जो है खुद, क्योंकि वो लाहौर कलंदर में रहे हुए हैं, डेफिनेटली उनकी बातचीत भी होती रहेगी, होती होगी। पेस देख लीजिए, क्योंकि वहां मीडियम पेस बॉलर का 135 के अंडर बॉल अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे कोई फायदा नहीं है उसका। 140 प्लस बॉलिंग हो रही है तो फिर तो ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें चेक कर ले। नसीम शाह जी, नसीम शाह ने भी कोई इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस पीछे नहीं दी हैं और वो भी टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हुए हैं। उसके बाद आप उसको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जी बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों की रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की हुई है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको तेज बॉलर चाहिए। और नसीम शाह ऑल्सो कैन वो तेज बॉलिंग कर सकते हैं गिवन द कंडीशन सिचुएशन। थोड़ी सी फिटनेस मुझे नहीं पता अब उनकी कैसी है, लेकिन ड्रॉप होके थोड़ा सा इंसान का दिमाग जो है सही तरफ चलना होपफुली लग गया हो और जाके तरीके से बॉलिंग करें वहां पे और पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाएं। बाकी जहां तक रही इस मैच की बात और पिछले मैच की बात, बहुत जबरदस्त मैच खेला है। जो किस क्रेडिट लेने वाले अब चारों तरफ से घूमेंगे, हर बंदा क्रेडिट लेना चाहेगा। ये मत भूलिए कि 9वें नंबर की टीम है हमारी। ये मत भूलिए कि अभी हमें बहुत ज्यादा काम आगे करना है। ये मत भूलिए कि हम बिल्कुल भी एक ट्रैक पे जरूर चले जिस तरह के डिसीजन लिए, लेकिन अगर आपने ये डिसीजन लेना बंद कर दिए, अगर आपने यंगस्टर्स को इंडक्ट करना बंद कर दिया, तो ये काम यहीं पे रुक जाएगा। ये याद रखिएगा, ये काम फिर से उल्टा हो जाएगा, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा, फिर से जो है ना टीमें हारने लग जाएंगी। तो ये जो एक अच्छे डायरेक्शन पे आप लोग चले, यंगस्टर्स को इंडक्ट करके, सीनियर्स को ड्रॉप करके, आपने अब यूं ही आगे चलना है और यही वे फॉरवर्ड है। और इसी तरीके से पाकिस्तान को जो है ना टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले लोग अपने मफाद के लिए टीम को इतना नीचे ले आए हैं कि यहां से उठाना आसान नहीं होगा। वन स्टेप एट ए टाइम वाली स्टोरी है, लेकिन वो वन स्टेप एट ए टाइम टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अब इसको एक बड़ा अच्छा हो गया जब एक सिलेक्टर आके कुछ चीजें चेंज करना चाहे और उसको आके रिजल्ट भी मिल जाए तो वो और दलेर हो जाता है। तो अब आप दलेरी के साथ काम कीजिए जब तक आप यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ सिलेक्शन कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन लाहौर कलंदर का है, कौन कहाँ का है, कौन यहाँ का है। आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ चीजें कर रहे हैं तो हम सबकी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। ये पाकिस्तान की सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो यंगस्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा लीनियंट है। जब बात बच्चों की आ जाती है तो ये सपोर्ट करती है। तो अब आपने बच्चों को खिलाना है, लेकिन पिक एंड चूज करके। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में आपने बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना है। बाबर आजम ओडीआई में हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, टीज खेलते हैं, तो आई विल लुक फॉरवर्ड के पाकिस्तान के लिए बाबर आजम जरूर सिलेक्ट हो ओडीआई के अंदर और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवा के दें। ख्याल रखें अपना।